हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील अकेडमी। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा क्लास 11th का चैप्टर 2, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। पहले रिलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में फंक्शन। बड़ा प्यारा सा बेटा चैप्टर है, छोटी छोटी इसकी एक्सरसाइज है, बिल्कुल छोटे छोटे इनके सोल्यूशन होते हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, आराम से आप फुल मार्क्स ले सकते हो इस चैप्टर पे। ठीक है, जो बेसिस के साथ साथ में आएंगे, ठीक है, वो मैं आपको यहीं पे बताते हूँ। जो भी फॉर्म होंगे क्वेश्चन के साथ में आपको सिखाता जाऊंगा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। देखिए बेटा, रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन में पहला पढ़िए, साथ साथ में बेसिक भी क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है, ये ब्रैकेट में है, ये भी ब्रैकेट में है। तो दो नंबर इनको क्या बोलते हैं? पेयर। दो को क्या बोलते हैं? पेयर। इनको बोलते हैं बेटा ऑर्डर्ड पेयर। रिलेशन में ये क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर का मतलब पहला नंबर पहले का होता है, दूसरा नंबर दूसरे का होता है। इसको कहते हैं ऑर्डर में लिखना। ठीक है, अगर पहला ए है सेट, दूसरा बी, तो पहला नंबर ए का है, दूसरा बी का है। अगर पहले बी है बाद में, तो फिर पहला नंबर बी का हो जाएगा, दूसरा ए का हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में इक्वल है, तो यहां से आप समझ जाइए बेटा, अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो इसका मतलब पहले वाला पहले के बराबर है और दूसरे वाला दूसरे के बराबर है, इक्वल्स टू 1/3। अब जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, इसको यहां भेजूंगा तो x/3 इक्वल्स टू 5/3। यहां आ गया माइनस का 1। x/3 एलसीएम ले लूंगा, 5 में से 3 गया 2, डिवाइड में भी कितना आ गया 3। ये कैंसिल आउट और x की वैल्यू आ गई 2। कुछ मुश्किल नहीं है बेटा, आसान। यहाँ पे देखिएगा y, इसको यहाँ भेज देते हैं तो y इक्वल्स टू 1/3 प्लस 2/3। y इक्वल्स टू बेटा 3 ले लूंगा एलसीएम, ऊपर क्या आएगा 1 प्लस 2, तो y इक्वल्स टू कितना आएगा 3/3। ये कट जाएगा तो y का आंसर आ गया 1। ठीक है जी, और यही मुझे पता लगाना था इसमें कि x और y की वैल्यू ढूंढो अगर ये दोनों आपस में बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बेटा, सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेलिटी। काउंट करके बताना कि इसके अंदर कितने नंबर हैं। सेट बी मुझे दे रखा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे वो मुझे पूछा गया। देखो बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इसको कैसे लिखते हैं? एन ए इक्वल्स टू 3, और इसको कोऑर्डिनेलिटी भी बोला जाता है। ठीक है, तो कभी भी आपको सेट के नंबर दिए हो तो उसको कैसे लिखते हैं? शॉर्ट फॉर्म में एन ब्रैकेट में सेट का नाम। दूसरा सेट बी है, इसमें कितने एलिमेंट है बेटा? उसको क्या लिखूंगा? एन बी। वो भी कितने हैं? 3। क्लियर है यहां तक? अब मुझे पूछेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ये मुझे पूछा गया। और इसका फॉर्मूला होता है, किसके बराबर होता है? एन ए क्रॉस एन बी। एन ए कितना है बेटा? 3, बी में भी 3, तो कितना आ गया? 9। और आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। यही इसमें पूछा गया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी की कोऑर्डिनेलिटी बताइए। उसका फॉर्मूला था एन ए इंटू एन बी। एन ए भी पता, बी पता, वैल्यू डालिए, काम खत्म। पहले बताया था बेटा मैंने, छोटे छोटे सोल्यूशन है, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पे। पहले 3 देख लेते हैं। क्या है बेटा? जी और एच दिया है, जी क्रॉस एच फाइंड करना है, फिर एच क्रॉस जी। ठीक है, जो पूछा गया वैसे फाइंड करेंगे। अब देखो पहले क्या है? जी क्रॉस एच, तो जी पहले बेटा, तो पहले जी के नंबर क्रॉस एच बाद में है, तो बाद में एच के नंबर, ऐसे लिख लेंगे। अब इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई? जिनको नहीं है तो वहां देखिएगा बेटा, पहले 7 को सबके साथ मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, दिमाग में क्या रखना है? मल्टीप्लाई। लेकिन करना नहीं है, बस पेयर बना के लिखते जाओ। पहले 7 5 के साथ क्या बनेगा? 7 5, फिर 7 4 के साथ, हो गया सबके साथ। फिर 8 की बारी, 8 को पकड़ो, सबके साथ करते हो। पहले 5 के साथ, फिर 8 4 के साथ, और फिर 8 और 2। ठीक है, आ गया आंसर। फिर आएगा H क्रॉस G। H में देखिए क्या है? 5 4 2, क्रॉस G में क्या है? 7 8। तो यहां पे देखिए बेटा, पहले 5 को करेंगे सबके साथ, तो 5 7 बन गया। फिर आएगा 5 8, 4 7, 4 8, 2 7 और 2 8। ठीक है जी, 5 के भी हो गए दोनों के साथ, 4 का भी हो गया दोनों के साथ, और 2 का भी हो गया दोनों के साथ। आप देख सकते हो बेटा,
G क्रॉस H इज नॉट इक्वल्स टू H क्रॉस G। ठीक है, देखो यहाँ 5 7 है, यहाँ पे 7 5 है, ये दोनों बराबर नहीं होते, तो इसलिए बेटा G क्रॉस H और H क्रॉस G बराबर नहीं होते, मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो ये गलत फहमी में नहीं रहना है कि H क्रॉस G और G क्रॉस H दोनों सेम ही होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नीचे कुछ स्टेटमेंटें दी हुई हैं, अगर गलत है तो उनको रीराइट करके लिखिए। पार्ट 1 तो मैं यहीं कर देता हूँ। पार्ट 1 में क्या है बेटा, P और Q, लाइक क्या P क्रॉस Q का आंसर ये आएगा? तो हम खुद से चेक करके देख लेते हैं, P क्रॉस Q, और देखते हैं क्या आता है। पहला P है, उसमें MN क्रॉस Q के बदले में NM। अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो P क्रॉस Q, इसमें क्या आएगा, पहले M को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आएगा MM, फिर आएगा NN, और फिर आएगा बेटा NM। आप देख सकते हो बेटा प्रोडक्ट करके ये आंसर आता है, लेकिन यहाँ पे ये दे रखा था, इसलिए ये वाला क्या है, फॉल्स है आपका। ठीक है, और रीराइट करके भी लिखना था, तो रीराइट करके मैंने आपको लिख के बता दिया, असली आंसर ये आएगा। सेकंड पार्ट वो तो डेफिनेशन है ए क्रॉस बी। देखो बेटा ए क्रॉस बी यहाँ पे देख लो, जैसे ये है, ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट किया ना, ठीक है, मल्टीप्लाई तभी होंगे अगर दोनों क्या होंगे, नॉन एम्प्टी होंगे, दोनों में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए मल्टीप्लाई के लिए। मान लो एक भी 0 हो गया तो आंसर क्या आ गया, फिर 0 आ गया। तो सबसे पहले दोनों सेट क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी, बिल्कुल है। जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ देखो बेटा, ये इस तरह से आपके पास क्या आंसर आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं इनको, है ना। ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आते हैं वो क्या आते हैं आपके पास, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, और उसमें पहला नंबर पहले का होता है और दूसरा नंबर दूसरे का होता है। यही सब यहाँ पे लिखा है कि ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है, बिल्कुल होने चाहिए। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, नॉन एम्प्टी सेट, बिल्कुल। ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, अभी बता दिया, छोटी छोटी ब्रैकेट्स में। पहला नंबर पहले का होता है और दूसरा नंबर दूसरे का होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, इसको लिख लेंगे ट्रू, इसलिए मैंने टिक कर दिया। तीसरा बेटा ए और बी दे रखा है, मुझे बताना कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल्स टू 5। अब यहाँ देखो बेटा, बी के अगर 5 के साथ इंटरसेक्शन करूंगा, 5 में तो कुछ भी नहीं है, ये तो एम्प्टी सेट है, और बी में मान लो कुछ है। अब एक में कुछ है और 5 में कुछ भी नहीं है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, कुछ भी नहीं आ रहा, 5। तो ए क्रॉस 5 करूंगा, आंसर क्या आएगा आपके पास, 5 आएगा, और ये भी क्या है, ट्रू है। देखो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ लिख देता हूँ, बी इंटरसेक्शन 5 का क्या आएगा, 5। तो ये बन गया ए क्रॉस 5। इसको 0 समझिए, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है, 0। और ये था राइट हैंड साइड में, इसका मतलब ये भी आपका सही है। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है ऐसा, आराम से बेटा, बस दिमाग में कंसेप्ट को रखते जाओ। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। और इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। चाहे स्कूल टेस्ट हो तो ये बड़ी बार आपको पूछा जाता है, कई बार फाइनल एग्जाम में भी आ जाता है, खासकर स्टेट बोर्ड वाले बच्चे जो है ना, इनको अच्छे से मार्क कर लेना। अब ए मुझे दे रखा है बेटा, तो 3 बार मल्टीप्लाई करना है, कोई बात नहीं। पहले मैं 2 बार, क्या आएगा, -1 1 और क्रॉस -1 और 1। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चलता है, मुझे यहाँ से पता चलता है। पहले भी ये लिखा, ए आ गया, क्रॉस क्रॉस आ गया, ए लिखा तो ये आ गया। ठीक है, तो ए क्रॉस ए इक्वल्स टू, पहले -1 की बारी, तो -1 -1 के साथ होगा, फिर -1 1 के साथ होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर 1 -1, और फिर आएगा 1 और 1। अब 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार मैं कर चुका हूँ, इसको एक बार फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो 2 बार कर चुका हूँ उसका आंसर लिखूंगा पहले, फिर आ गया -1 1, फिर आ गया 1 -1, फिर आ गया 1 और 1, और क्रॉस एक और ये लिखना है, -1 और 1। अब इसमें बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है, क्या क्या करें, कुछ नहीं करें बेटा, ये पूरा एक नंबर है, पहले इसको -1 के साथ करेंगे, है ना। तो पहले ये वाले नंबर लिखे जाएंगे, -1 और वहां से भी क्या आएगा, -1। फिर नेक्स्ट वाले के साथ करेंगे तो -1 नेक्स्ट आएगा 1। फिर नेक्स्ट के साथ इसकी बारी आ गई, -1 1, और वहां से क्या है, -1। फिर -1 1 और 1, फिर आया 1 -1 -1। फिर उसके आगे वाला नंबर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1 -1 और 1। फिर बारी आ गई 1 1 और -1, और फिर आ गया 1 1 और 1। ठीक है जी। अब देखो पहले जब 2 बार मल्टीप्लाई किया तो ब्रैकेट में 2 बार थे, अब 3 बार करो तो ब्रैकेट में बेटा 3 3 आएंगे, बस इतना ही आपको याद रखना है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है।
क्वेश्चन इसी टाइप का एग्जाम में आता है, नंबर आपके चेंज हो सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो मैं कहता हूँ भाई डाला ही क्यों था, एक का क्वेश्चन भी नहीं है। ए क्रॉस बी दे रखा है, ए और बी मुझे पता लगाना है। तो यहाँ देखो बेटा, जब भी ए क्रॉस बी आपको दे रखा हो तो जो ब्रैकेट के अंदर पहले पहले नंबर होते हैं, क्योंकि दे रहे हैं, जो आपको यहाँ पे पहला दिखेगा ये उसके होंगे, दूसरे वाले दूसरे के होंगे। तो साफ दिख रहा है बेटा, पहले पहले नंबर क्या है, ए और बी, रिपीट नहीं ना करते, ए 2 बार, उसको एक ही बार लिखना है आपको, ठीक है। और दूसरे वाले नंबर जो है वो बी के जाएंगे, वो क्या जाएगा, एक्स और वाई। और आंसर भी आ गया। बताओ इस क्वेश्चन में क्या करना था, 1 मार्क्स है ना बिल्कुल फ्री के, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा सा इनसे लेंथी है वो। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। मैंने पहले बोल दिया था ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी रहेगा, बाकी काम जो करना है बड़ा आसान है। थोड़ा सा इसमें चैप्टर 1 का भी आपको पूछा, ए बी सी डी 4 सेट बेटा दे रखे हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी और ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी दोनों आपस में बराबर है, ये मुझे पूछा गया था। तो चल पड़ते हैं करने बेटा, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है जी। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, अब देखो यहाँ पे बेटा ये आ गया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। पहले इसको सॉल्व करते हैं। ए के बदले में क्या आएगा, 1, 2 क्रॉस करना बेटा बी इंटरसेक्शन सी, ये बी है ये सी है, इंटरसेक्शन मतलब होता है जो दोनों में कॉमन होते हैं, इन दोनों में कॉमन तो कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा 5, ठीक है जी। 5 मतलब 0, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा 0। तो ये आ गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब चलेंगे बेटा राइट हैंड साइड पे। सबसे पहले ए क्रॉस बी, तो ये प्रोडक्ट मुझे फाइंड करना पड़ेगा। ए आ गया 1 2 क्रॉस बी आ गया 1 2 3 4। तो आपको यहां देखिएगा ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, पहले 1 के पेयर 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1, फिर 2 2 आएगा, फिर आ गया 2 3 और 2 4, ठीक है। फिर आएगा आपका ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, तो पहले ए आ गया क्रॉस, फिर आ गया आपका सी, और सी में देखो क्या बेटा 5 और 6, करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट 1 5, पहले हमको करेंगे, फिर 6 के साथ होगा, फिर 2 5 हो जाएगा, और फिर 2 6 हो जाएगा। अब दोनों में मुझे इंटरसेक्शन फाइंड करनी है, मतलब कॉमन बताना, ठीक है। तो मुझे क्या फाइंड करना है बेटा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। कॉमन देखिए बेटा, यहाँ पे 1 1 है नहीं है, 1 2 नहीं है, 1 3 नहीं है, 1 4 नहीं है, 1 5 है यहाँ लेकिन यहाँ था ही नहीं, 2 1 नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 2 3 भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा 5। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो दोनों साइड का आंसर जो है वो बराबर आ गया। अब चलते हैं बेटा पार्ट सेकंड पे, ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो पहले डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं बेटा, सबसेट का मतलब क्या होता है, मुझे बताना कि ये इसका सबसेट है, ये सबसेट है मतलब ये छोटा है, ये छोटा बनेगा जब ये इसके अंदर फिट हो जाएगा, है ना। छोटा जो होता है बड़े के अंदर फिट हो जाता है, सबसेट मतलब ये छोटा है बड़ा, तो ये कब होगा, जब ये इसके अंदर फिट हो जाएगा। अब यहाँ पे फिट नहीं करना, मुझे बस इतना बताना कि इसके सारे नंबर इसके अंदर हैं, बस इतना प्रूफ करेंगे, ठीक है। उसके लिए ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी, ए क्रॉस सी तो मेरे पास है, और बी क्रॉस डी में निकाल लेता हूँ। तो पहले ए क्रॉस सी लिख लेते हैं, अभी निकाला हमने 1 5 1 6 2 5 और 2 6, फिर आया बी क्रॉस डी, तो पहले लिखेंगे 1 2 3 4, फिर क्रॉस, फिर डी आ गया 5 6 7 8। हो जाते हैं बेटा शुरू, दोनों में 4 4 नंबर है, तो पहले 1 को करेंगे तो 1 5 आएगा, नेक्स्ट नंबर 6 के साथ है, फिर 7 के साथ है, फिर 8 के साथ है, फिर 2 की बारी 1 है, 2 2 है, 2 5 है, 1 पे चला गया, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर 6 है, फिर 7 है, और फिर 2 के साथ 8 है, फिर 3 की बारी बेटा 5 से शुरू हो रहा है, तो 3 5 आएगा, 3 6 आएगा, फिर 3 7 आएगा,
और फिर आएगा 3 8, ठीक है। फिर आएगा 4 की बारी, तो 4 5 आ गया, 4 6 आ गया, 4 7 आ गया, और फिर आ गया आपका 4 8, ठीक है। ऐसे अब ए क्रॉस सी के सारे नंबर इसमें, तो पहला नंबर है 1 5, बिल्कुल है जी। 1 6 बिल्कुल है। 2 5 बिल्कुल है। 2 6 बिल्कुल है। अब सारे के सारे एलिमेंट ए क्रॉस सी के कहाँ चले गए? बी क्रॉस सी, मतलब ए क्रॉस सी इसके अंदर फिट हो गया। सिंस, थोड़ी सी इंग्लिश भी मार लेते हैं भाई, एवरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी इज इन बी क्रॉस डी, तो इसका मतलब आपका ए क्रॉस सी इज सबसेट बी क्रॉस डी, ठीक है जी। साथ में सबसेट भी आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, पहले से लेंथी था। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सबसे पहले तो ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, उसके बाद में इसके सबसेट बनाएंगे। तो इसमें आपको हम सबसेट का फॉर्मूला जो होता है वो भी सिखाएंगे। यहां देखिए बेटा, ए जो है वो मुझे दे रखा है, कितना है? 1 2। बी भी दे रखा है, कितना है? 3 4। एन ए मतलब ए में कितने नंबर है? 2, और एन बी कितना है? 2। जब भी एन लग जाता है तो मतलब कार्डिनलिटी, ठीक है। एन का मतलब है कार्डिनलिटी, तो एन का मतलब है कार्डिनलिटी, मतलब काउंट करके आपको लिखने हैं। उसके आगे चलते हैं। सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। ए क्रॉस बी, तो यहां पे लिखा मैंने ए क्रॉस बी, क्या आया? 3 4। तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू पहले 1 3 1 4 2 3 और 2 4, ठीक है जी। इसकी भी कोऑर्डिनेटी लिख लेते हैं। एन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू कितने हैं? 4 है। सबसे पहले पूछेगा कि इसके कितने सबसेट होंगे, तो यहां देखिए बेटा, नंबर ऑफ सबसेट फॉर्मूला आपको लिखा देते हैं। 2 रेज टू पावर एन ए मल्टीप्लाई एन बी। 2 की पावर में मल्टीप्लाई करते हो जितने में, तो 2 की पावर में क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 4, और आ गया आपको 16, मतलब 16 इसके सबसेट बनेंगे ए क्रॉस बी के। अब लिस्ट दें, मतलब उनको लिखना है। अब देखिए बेटा सबसेट कैसे लिखते हैं। पहले सिंगल सिंगल नंबर आएंगे, सिंगल सिंगल एंट्रीज कर्ली ब्रैकेट में, फिर पेयर बना के लिखेंगे, फिर 3 के ग्रुप, फिर 4 के, और देखते जाओ बेटा, 1 2 3 4 है ना। पहले सिंगल सिंगल को कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या आएगा? 1 3, दूसरा है 1 4, तीसरा है 2 3, फिर आ गया 2 4। ये आ गया सिंगल सिंगल। अब पेयर बनाएंगे, पहले इन दोनों का पेयर, पहले इसके पेयर बनाते हैं। इसका पेयर देखो किसके साथ आएगा? 1 3 का आएगा पहले 1 4 के साथ, फिर 1 3 का 2 3 के साथ, 1 3 2 3, फिर 1 3 का 2 4 के साथ, 1 3 2 4, ठीक है। तो पहले 1 3 के साथ बना दिए, फिर 1 4 की बारी। 1 4 का पहला पेयर जो बनेगा वो बनेगा 2 3 के साथ, यही बनाते, चलो यहां कर देता हूं। फिर आएगा 1 4 का नेक्स्ट पेयर 2 4, है ना। ये 1 4 का पहले इसके साथ बना, फिर 1 4 का इसके साथ। अब उसके आगे किसकी बारी आ रही है? 2 3। ये आ गया बेटा 2 3 का पहला एक ही पेयर बनेगा 2 4 के साथ। अब ये नहीं कर देना 2 4 का 1 3 के साथ बना देना, वो एक ही बात है, ठीक है। जब आप सबसेट बनाते हो 1 3 2 4 लिखा या 2 4 1 3 लिखा, वो एक ही बात है। वो क्रॉस प्रोडक्ट में फर्क पड़ता है इसका। कितने हो गए? 4 वो के 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी। अब 3 3 के ग्रुप बनाएंगे, यहाँ पे बनाता हूँ। पहले 3 सीधा सीधा दिख रहे हैं आपको, 1 3 1 4 और 2 3। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब मैं करता हूँ इन दो को रखता हूँ, इसको क्रॉस मार देता हूँ और इसको जोड़ लेता हूँ इनके साथ, फिर से एक 3 का नया ग्रुप बन गया, है ना। रीड नहीं ना हुआ, क्या आएगा? 1 3 1 4 और 2 4।
अब क्या करता हूँ, इसको क्रॉस मार लेता हूँ, इन दोनों को जोड़ लेता हूँ पहले के साथ, फिर से एक नया ग्रुप बन गया मेरा। तो बन गया बेटा 1 3 2 3 और आ गया 2 4। ठीक है, 1 3 के 3 3 के जितने भी ग्रुप बनते थे बना दिए। अब 1 4 की बारी, तो 1 4 का एक ही बनेगा, 1 4 2 3 और 2 4। अब और कोई पॉसिबिलिटी रही नहीं, इसको छोड़ूंगा तो 2 बन जाएंगे। ठीक है, फिर आएंगे बेटा, कितने हो गए पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हो गए। और 2 सबसेट आपके फिक्स होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक होता है 5 और एक इटसेल्फ, मतलब जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 3 1 4 2 3 और 2 4। तो कुल मिला के बेटा आपको क्या करना है, 2 सबसेट तो आपके पास पता होते हैं, जितने फाइंड करने हैं उसमें से हमेशा 2 कम कर देना, उतने फाइंड कर लो, 2 आपको पहले से पता क्या है। तो इस तरह से हमारे के जो सबसेट थे उनको हमने लिस्ट कर दी, हमने लिख के बता दिया आपको। ठीक है, ये भी थोड़ा सा लेंथी था। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 और 10, छोटे छोटे क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10, इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चन। बड़े आसान से बेटा इनके सोल्यूशन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, ए और बी 2 सेट है, एन ए में और 3 है, मतलब ए में 3 नंबर है, बी में 2 नंबर है, एक्स वाई जेड जो है दोनों ए क्रॉस बी में है, फाइंड ए एंड बी और एक्स वाई जेड आर डिफरेंट। ये मतलब ये कहानी तो ऐसे फालतू की लिखी है। ए क्रॉस बी में कहाँ गया, इफ एक्स, हाँ, इफ एक्स वाई जेड इन ए क्रॉस बी वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो मुझे फाइंड क्या करना है, ए और बी में। मुझे लगता है मैंने कुछ यहाँ पे गड़बड़ी कर दी, मुझे चेक करना पड़ेगा। ये बच्चों मैंने क्वेश्चन यहाँ पे इनकम्प्लीट लिखा हुआ था, एक्स वाई जेड लिख दिया था, बल्कि यहाँ पे पेयर थे x1 y2 और z1। ये ए क्रॉस बी में है, ए में 3 नंबर है, बी में 2 नंबर है, ये आपके ए क्रॉस बी में दे रखे हैं मुझे पेयर, और मुझे ए और बी के एलिमेंट पता करने हैं, एक्स वाई जेड जो ये डिस्टिंक्ट है। यहाँ देखो बेटा सब फालतू में लिखा हुआ है, बस ए क्रॉस बी पे ध्यान दीजिए। क्या है बेटा, x1 y2 और z1। अब आप याद करिए बेटा, जब भी ए क्रॉस बी दिया हो, आपको पूछा है सेट ए के नंबर कौन से, सेट बी के कौन से, बेटा पहले नंबर पहले के, दूसरे के, और वही मुझे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ए के अंदर कौन से नंबर आएंगे, एक्स वाई जेड, और बी के अंदर कौन से आएंगे, 1 और 2। 1 फिर से रिपीट हो रहा है, रिपीट हम बार बार नहीं लिखते। ठीक है, देखो आप 2 लाइन में इसका आंसर आ गया, लेकिन कंसेप्ट क्लियर है। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ए क्रॉस ए का, उसमें 9 एलिमेंट है। ठीक है, मतलब एन ऑफ ए क्रॉस ए, कार्डिनलिटी कितनी है, 9। एमंग विच आर फाउंड दिस 2 पेयर आपको दे रखे हैं कि ए क्रॉस ए जो है आपका, उसमें 2 पेयर आपको दे रखे हैं बेटा, -1 0 और इसको 0, 1। ठीक है जी, सेट ए का पता लगाना है, फिर पीछे जो एलिमेंट बच गए ए क्रॉस ए के वो। अब यहाँ देखो बेटा, बड़े प्यार से बताता हूँ, ये ए क्रॉस ए है ना, तो पहले नंबर पहले ए के, दूसरे नंबर दूसरे ए के। तो पहले ए के अंदर क्या आने वाला बेटा, -1 और 0, और जो दूसरा ए है उसमें क्या आने वाला है बेटा, दूसरे नंबर क्या है, 0, 1। अब है तो दोनों ए ही है ना, सेम ही है, तो फिर इनको क्लब कर लेते हैं। तो क्या बनेगा, -0 और 1, क्योंकि रिपीट तो होता ही नहीं है। अब मेरे पास ए आ चुका है, अब मुझे क्या करना है बेटा, ए क्रॉस ए फाइंड करना। ठीक है, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं आराम से फाइंड, ए क्रॉस ए कितना है, ए में -1 0 1 क्रॉस -1 0 और 1। तो ए क्रॉस ए इक्वल्स टू, पहला आएगा -1 -1 -1, 0 -1 और फिर से क्या आ गया, 1। ठीक है, फिर 0 की बारी आएगी, 0, -1 0, 0 0, 1। फिर आएगी आपकी 1 की बारी, 1, -1, फिर आ गया बेटा आपका 1 का पेयर 0 के साथ, फिर 1 का आ गया 1 के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वो बोला भी गया था कि ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता चलता कि जो ये आपको दे रखा है वहां से ए कैसे बनाना है। तो बेटा इसको सिंपल समझ लो, 2 ए हैं अलग अलग, पहले ऐसे समझना, पहले नंबर पहले को दे दो, दूसरे को दे दो। अब ये तो सेम है, तो फिर वो क्लब कर लो, जब ए बन गया तो ए क्रॉस ए तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है,
इसके साथ हमारी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है। आज की वीडियो में हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले हमने 2.1 जो थी वो कंप्लीट कर दी थी, और आज की वीडियो में 2.2 पूरी की पूरी कंप्लीट करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा, और एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1। इस एक्सरसाइज की शुरुआत में क्वेश्चन है ना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट ये, खासकर मेरे जेके बॉस वाले बच्चे जरूर करके जाइएगा। पहले समझिएगा बेटा रिलेशन होता क्या है। रिलेशन का रिश्ता जो आप आम जिंदगी में देखते हो ना, क्या होता है, मामा चाचा भतीजा, मम्मी पापा भाई बहन, बस ये भी रिलेशन है। ठीक है, अब रिलेशन के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं बेटा, पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। 2 परिवार चाहिए होते हैं रिलेशन के लिए, या फिर 2 फैमिलीज चाहिए होती हैं, उन्हीं के बीच में रिलेशन बनेगा, है ना। इसी तरह से यहाँ पे फैमिली के बदले में क्या होगा, सेट दिया होगा। लेकिन कितने होने चाहिए, 2। अगर 2 नहीं है आपके पास तो फिर दूसरा सेट भी यही आएगा। ठीक है जी, साथ में समझाते हुए आता हूँ, यहाँ लिखते जाता हूँ। तो सबसे पहले रिश्ता बनाने के लिए 2 घर चाहिए। आपको तो क्वेश्चन में एक ही दे रखा है, ये मैंने लिख दिया बेटा। तो फिर दूसरा भी यही माना जाएगा। ठीक है, इन घरों के नाम है बेटा, इसका नाम है डोमेन और इसका नाम है कोडोमेन, याद रखिएगा। ठीक है, ये फिक्स जो 2 घर होंगे उसमें से पहले घर का नाम डोमेन रहेगा, दूसरे का कोडोमेन रहेगा। इस घर के जितने भी सदस्य हैं उनका एक कॉमन नेम है एक्स, और इस घर के जितने भी सदस्य हैं उनका नाम क्या है, वाई। ये भी आपका फिक्स रहेगा, कभी ए भी हो जाएगा, कभी एक्स वाई, वो चलता जाएगा। अब देखो, इन 2 घरों में मुझे रिश्ता बनाना है, तो कुछ बताना पड़ेगा ना कि कौन सा रिश्ता ढूंढिए। जैसे बोलता हूँ मामा भांजे का रिश्ता ढूंढिए, तो यहाँ से और यहाँ से वही लोग आएंगे जो मामा भांजे को सेटिस्फाई करेंगे। इसी तरह से बेटा रिश्ता जो है वो आपको दे रखा है, तो मुझे देखना है कि किन किन लोगों के बीच में ये रिश्ता बनेगा। बस जैसे बोलूंगा 2 घर है बेटा, आप देखिए बाई बाई का रिश्ता देखिए किसके बीच में बन रहा है। तो एक बंदा यहाँ से आएगा, एक बंदा यहाँ से आएगा, तो जिन जिन के बीच में बाई का रिश्ता बनते आएगा वो आप लिखते जाओगे। तो ये मुझे यहाँ पे ही पूछा गया, यहाँ पे बाई की जगह नंबर है बस, और क्या है। अब यहाँ देखो बेटा रिश्ता क्या बनेगा, वो मुझे दे रखा है। क्या है बेटा, 3x - y = 0। इसको यहाँ भेज दूँ तो y बन जाएगा आपका 3x के बराबर। ये रिश्ता है बेटा, बताया गया कि ये रिश्ता होना चाहिए दोनों नंबरों के बीच में। ठीक है, अब देखता हूँ किन किन के बीच में रिश्ता बनता है। बेटा 1, ठीक है, x के लिए 1 डाली तो y कितना आ जाएगा 3। ये रिश्ता किसके बीच में बन रहा है, 1 और 3 के बीच में। फिर बेटा x की वैल्यू क्या है, दूसरी 2, तो y क्या बन जाएगा 6। x की वैल्यू 3 है, y बनेगा 9। x की वैल्यू 4 है, y बन जाएगा 12। x की वैल्यू 5 डालूंगा तो y बन जाएगा 15। अब आप सोच रहे होंगे सर 1 से लेके 14 तक डाल दिए, नहीं डाली बेटा, यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब 5वां नंबर आया तो उसका रिश्ता बन गया 15 के साथ। इस घर में तो 15वां नंबर ही नहीं है, 15वां मेंबर ही नहीं है, तो फिर इसके आगे क्या आएगा, यहाँ से 6वां बंदा, उसका रिश्ता बनेगा 18 के साथ, वो भी इसमें नहीं है, तो इसके आगे बेटा किसी का भी रिश्ता नहीं बनने वाला। ठीक है, तो मेरा जो रिश्ता है रिलेशन आर, उसके अंदर कौन कौन आ रहा है, 1 और 3 इनके बीच में रिश्ता बना था, 2 6 के बीच में, 3 9 के बीच में, और 4 12 के बीच में। अब फाइंड करनी है बेटा डोमेन। ठीक है जी, डोमेन क्या होता है बेटा, ये आर आ गया। अब डोमेन क्या लिखनी है, फर्स्ट एंट्रीज, पहले पहले नंबर जो होते हैं वो उनको डोमेन बोलते हैं, 1 2 3 4, और दूसरे दूसरे नंबर हैं उनको बोलते हैं रेंज। तो रेंज क्या आएगा बेटा, 3 6 9 12। और आपका नेक्स्ट पूछा गया है कोडोमेन, तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया बेटा। 2 घर होते हैं, एक का नाम डोमेन होता है, दूसरे का कोडोमेन। तो कोडोमेन में क्या आएगा, 1 2 3 so on to 40। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, करने वाला कुछ नहीं है, बस बेटा इतना याद रखना, रिलेशन जैसे आम जिंदगी में होता है वैसे नंबरों के बीच में होता है। बताया गया कि इनके बीच में रिश्ता होना चाहिए, फिर वही देखना आपने कि कौन कौन से नंबरों में रिश्ता बन रहा है, वही आपके आर में आ जाएंगे, फिर वहीं से डोमेन निकलेगी। ठीक है, चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। डिफाइन रिलेशन आर ऑन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। अब जो मेरे घर है वो क्या है, नेचुरल नंबर। अगर एक नेचुरल नंबर तो दूसरे भी क्या रहेगा, नेचुरल नंबर रहेगा। पहले बता दिया मैंने, 2 होते हैं। रिलेशन मुझे ये दे रखा है, और x की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर <4। तो यहाँ देखिए बेटा R में क्या आ रहा है, वो वाले नंबर आ रहे हैं जिनके बीच में ये रिश्ता बनेगा, y = x + 5।
और x की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर लेस देन 4, मतलब 1 2 3। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और 4 से कम लेने तो क्या आएगा 1 2 3। ठीक है, अब देखते हैं बेटा ये 1 2 3 का रिश्ता y के साथ कहाँ बन रहा है। तो जब x की वैल्यू 1 डालेंगे तो यहाँ से y का आंसर क्या बनेगा 6। 2 डालेंगे तो y का आंसर आ जाएगा 7। 3 डालूंगा तो y का आंसर आ जाएगा 8। तो किन किन लोगों के बीच में रिश्ता बना बेटा, 1 और 6 के बीच में, 2 और 7 के बीच में, 3 और 8 के बीच में। तो यहाँ से जो डोमेन निकल के आई, फर्स्ट एंट्रीज जो है वो डोमेन है बेटा 1 2 3। सेकंड एंट्रीज जो है वो रेंज होती हैं। तो रेंज क्या आई आपकी 6 7 8। अब मान लो आपको कोड मेन पूछ लेते बेटा, तो आप देखो सबसे ऊपर कौन सा सेट दे रखा है, नेचुरल नंबर। तो आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वही इसकी क्या आएगी, कोड मेन आएगी, लेकिन यहाँ पे पूछा नहीं था। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट लंबी लंबी है लेकिन सोल्यूशन बहुत ही सिंपल सा है। देखिए ए और बी दो सेट दिए हैं बेटा, दो अगर होने चाहिए बिल्कुल है हमारे पास। रिलेशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई आर। जहां जहां पे माइनस करके ऑड आंसर आएगा वो नंबर ये सॉरी उन नंबर्स के बीच में ये रिलेशन बनता जाएगा। ठीक है, तो रिलेशन कैसे डिफाइन किया कि माइनस करते हो जहां जहां आंसर ऑड आएगा वो आपके आर के मेंबर बन जाएंगे। फिर वहां से निकले गए इसकी डोमेन रेंज, और क्या बोला गया, रोस्टर फॉर्म में लिखा। रोस्टर फॉर्म मतलब 1 2 ऐसे लिखते हैं ना, पेयर्स वो होते हैं। तो यहाँ देखो बेटा एक ही लाइन में खत्म करेंगे। आर के अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे बेटा, नंबर्स माइनस करेंगे। पहले 1 को सबके साथ माइनस करो। 1 को 4 के साथ किया क्या आता है, माइनस का 3। माइनस में देखिए बेटा सिर्फ नंबर देखिए, 3 आड होता है तो पहला नंबर क्या आएगा 1, 3। फिर नेक्स्ट 1 को 6 के साथ करेंगे 5, बिल्कुल ठीक है। 1 को 9 के साथ माइनस का 8 आएगा, नहीं चलेगा। 2 की बारी इसी तरह से, 2 को 2 - 4 2 नहीं लिखेंगे, 2 - 6 4 ये भी नहीं करेंगे, 2 - 9 किया तो 7 ऑड आया ये लिखेंगे। फिर 3 की बारी, 3 - 4 1 होता है, इसको लिखेंगे। 3 - 6 ये भी 3 होता है, ऑड आ गया, ठीक है। 3 - 9 6 आया, इवन आया, नहीं लिखेंगे। अगली बारी आ गई बेटा आपकी 5 की, 5 - 4 1 होता है तो ये बन जाएगा पेयर। 5 में से 6 गया, ये भी 1 होता है, ये भी पेयर बनेगा। और फिर 5 में से 9 गया, ये तो 4 होता है, ये ऑड नहीं है इसलिए ये नहीं आएगा। रोस्टर फॉर्म आ गई। डोमेन वगैरह इसकी पूछी नहीं थी लेकिन फिर भी बता देता हूँ बेटा, आर में से ही डोमेन निकलती है। तो क्या आएगी 1 2 3 और उसके अलावा 5, हाँ इतनी आएगी 1 2 3 5। रेंज जो है वो सेकंड नंबर 3 6 9 4, हाँ इतनी है 3 6 9 4। लेकिन 3 तो यहाँ पे है ही नहीं है, 4 6 9 ही है ना। तो मैंने कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी, 1 - 4, ओहो गड़बड़ी कर दी। तो मैंने जो माइनस करके आ रहा था वो लिख दिया यहाँ पे, ठीक है आप ठीक कर लेना। 1 और 4 आएगा, फिर 1 6 आएगा, 1 9 नहीं आएगा, फिर चेक करना पड़ेगा मुझे, 2 4 नहीं आएगा, 2 6 भी नहीं आएगा, 2 9 आएगा, 3 4 आएगा बिल्कुल, 3 6 भी आएगा, 3 9 नहीं आएगा, 5 4 5 6, हाँ बाकी सारा ठीक लिखा था। ठीक है, तो क्या आएगा आपका 4 6 और 9, 3 तो है ही नहीं है, 4 6 और 9, ठीक है 4 6 और 9, ठीक है। तो बेटा जो जो माइनस करके यहाँ ऑड आता है वो वाले पेयर लिख दिए मैंने सारे के सारे। डोमेन फर्स्ट एंट्रीज और रेंज होती है वो सेकंड एंट्रीज होती है। उसकी पूछा नहीं था लेकिन मैंने फिर भी लिख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए बेटा, बड़े तीर वगैरह बने हुए हैं, आपको डायग्राम दिया, बताया गया कि किन किन नंबर्स के बीच में रिलेशन बन रहा है। सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, फिर डोमेन और रेंज। पहला बार चलते हैं बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। क्या लिखेंगे, R इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट, यहाँ देखो बेटा कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। ये नंबर 5 है, ये 3 है, ठीक है। तो ये नंबर इससे 2 बड़ा है, ये 6 है, ये 4, ये भी नंबर इससे 2 बड़ा है, और ये नंबर भी इससे 2 बड़ा है। अगर मैं इनको x बोलूँ, इनको y बोलूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि मेरा जो x है वो y से 2 बड़ा है। जो मैंने बोला बेटा उसी को मैथ्स में कैसे लिखेंगे, x जो है y से 2 बड़ा है, तो x इक्वल्स टू y प्लस 2 ऐड करके देख लो, ठीक है। ये y है, इनमें 2 ऐड करते हो, ये वाले नंबर बनते जाएंगे, क्लियर है। और यहाँ पे देखो बेटा क्या लिखना पड़ेगा, x जो है वो p का नंबर है और y किसका नंबर है, q का नंबर है। आगे आपके सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड पार्ट देखिए रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को मतलब पेयर लिखना है, वो साफ दिख रहा है बेटा, 5 का पेयर बन रहा है 3 के साथ,
6 का बन रहा है 4 के साथ और 7 का बन रहा है 5 के साथ। ठीक है जी। फिर आ गया आपके पास डोमेन और रेंज। डोमेन में फर्स्ट एंट्रीज 5 6 7 और रेंज में सेकंड एंट्रीज क्या क्या आएंगी 3 4 और 5। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसकी जो स्टेटमेंट है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसमें थोड़े से पेयर कभी के बच्चों से गलत बन जाते हैं, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ बेटा अच्छे से ये है क्या। सबसे पहले तो 2 सेट बना लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। 1 2 3 4 6 और दूसरा सेट भी फिर यही आएगा, क्योंकि 2 घर होते हैं बेटा, आपको दिया नहीं तो दूसरा फिर खुद ही ये वाला सेलेक्ट करना है। अब देखो आर में क्या बोला गया, पेयर आएंगे, लेकिन कौन से आएंगे जिसमें बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। अब यहाँ पे बी देखो क्या है बेटा, पहले नंबर सारे के सारे ए, दूसरे सारे के सारे बी। कभी इनका नाम एक्स वाई हो जाता है, कभी ए बी हो जाता है। कहता है कि जिसमें बी जो है एग्जैक्टली डिविजिबल, मतलब पूरा पूरा कट जाए, पॉइंट में आंसर ना आए। ठीक है, जैसे 1.2 जिसका आंसर होता है 0.5, वो भी नहीं लेना, पूरा कट जाएगा। ऐसे 3.3 पूरा कैंसिल, खत्म, वो वाले आंसर लेने हैं आपको। ठीक है, आप देखते हैं कहाँ कहाँ बनेगा बेटा। और बी को डिवाइड करना है, ऊपर ये वाला, फिर डिवाइड में ये वाला नंबर। तो 1 को 1 से किया तो ये कट जाएगा बेटा, 1 1 आएगा। फिर 1 के नीचे 2 रखा, नहीं कटेगा। 1 के नीचे 3 नहीं, 4 6 नहीं, ये कोई नहीं आएगा। फिर 2 की बारी, 2 के नीचे 1 रखा तो कट जाएगा, 1 2। फिर 2 के नीचे 2 रखूंगा, ये भी पूरा कटेगा। 3 रखूंगा नहीं, 4 रखूंगा तो 1/2 नहीं लेना है। 6 रखूंगा 1/3, वो भी लेना। फिर 3 की बारी, 3 के नीचे 1 रखा कट जाएगा। 2 रखूंगा नहीं कटेगा, 3 रखा तो कट जाएगा। 4 और 6 से भी नहीं कटेगा। फिर आगे बेटा 4 की बारी, 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, और 4 जो है वो 4 से भी कट जाएगा। ठीक है, 6 से नहीं कटेगा, फ्रैक्शन में आएगा, वो नहीं लेना आपको। फिर आगे बेटा आपकी किसकी बारी थी, 3 की भी होगी, 4 की होगी, 6 की बारी। 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, और 3 से भी कटेगा, और उसके अलावा 6 से कटेगा। ठीक है जी, आर बन के तैयार है, रोस्टर फॉर्म आ गई आपकी। फिर आ गई इसकी डोमेन। तो फर्स्ट एंट्रीज लिखते आएंगे, 1 है, फिर 2 है, फिर से 1 हो चुका है बेटा, फिर क्या आ गया, 3 आ गया, फिर 1 लिख चुके हैं, 2 भी लिख चुके हैं, फिर क्या आ गया आपका 4 आ गया, 1 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, और फिर क्या आ गया 6 आ गया, 1 2 3 4 6। फिर आ गई आपकी रेंज। सेकेंड एंट्रीज क्या आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 भी आ रही है, 4 भी आ रही है, और 6 भी आ रही है। 1 2 3 4 6। ठीक है, तो ये इसकी डोमेन आ गई और ये इसकी रेंज आ गई। क्वेश्चन में यही 3 चीजें मुझे पूछी गई थी। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये क्वेश्चन बाकी वालों से कुछ आसान है। देखो x की वैल्यू आपको दे रखी है और r के अंदर रिलेशन ही डिफाइन किया गया, खुद ही पेयर बना के दे दी, बस वैल्यू डालते हो, पेयर बनते जाएंगे, क्योंकि आपको r के पेयर ही तो बनाने होते हैं। तो r के अंदर पेयर देखो क्या बनेंगे बेटा, x की पहली वैल्यू 0 डालूंगा तो 0, यहाँ पे 0 + 5 किया तो 5, 1 डाल दूंगा तो 1 6 बन जाएगा, 2 डालूंगा यहाँ 2 और 5 + 2 7 बन गया बेटा, 3 डाला तो 3 8, नेक्स्ट बनेगा 4 9, और नेक्स्ट आएगा 5 और 10। ठीक है जी। अब इसकी अगर कोई डोमेन पूछे, मुझे लगता है डोमेन शोमेन इसकी पूछी नहीं थी, अगर पूछेगा कोई तो डोमेन में क्या आएगा 0 1 2 3 4 5, और रेंज क्या आएगी 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो मैं लिख ही देता हूँ डोमेन। अगर इसकी कोई पूछे तो क्या आ रही है 0 1 2 3 4 और 5। अगर इसकी रेंज पूछी जाए तो क्या होगी बेटा 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है जी, यहां तक हम ठीक है। क्वेश्चन आगे समझ। अब चलते हैं बेटा 3 क्वेश्चन रहते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं उनको भी। चलिए बच्चों चलते हैं लास्ट 3 क्वेश्चन पे, 7 8 9, और फिर आपकी एक्सरसाइज खत्म करते हैं। रिलेशन लिखना है बेटा, राइट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। बस रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब पेयर्स लिखने और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे देखो बेटा रिलेशन के अंदर आपको पेयर दे रखे हैं, और एक्स की वैल्यू क्या है, प्राइम नंबर लेस देन 10। 10 से छोटे प्राइम नंबर कौन से होते हैं बेटा, पहले वो लिख लेते हैं। तो एक्स के अंदर कौन कौन सा नंबर आने वाला है, पहला तो 2 होता है, फिर 3 5 और 7, 10 से छोटे छोटे लेने थे। तो आर के अंदर जो पेयर आएंगे
पहले x के लिए 2 है तो 2 8, फिर आ गया 3 और 27, फिर आ गया 5 और 125, फिर आ गया 7 और 343। ठीक है जी। डोमेन पूछेंगे 2 3 5 7, रेंज पूछेंगे 8 27 125 और 343। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। ये 343 है ना, 49 इंटू 28 200। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। ये देखिएगा बेटा, एक मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं, ए और बी आपको दे रखा है, नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे ए टू बी वो मुझे पता लगाना है। तो ए की कार्डिनलिटी मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट है 3, बी की कार्डिनलिटी कितनी है बेटा 2। मुझे पूछा गया कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। फॉर्मूला है 2 की पावर एन ए मल्टीप्लाई बाय एन बी। तो बन जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 की पावर 6, 2 4 8 16 32 64 64। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनने वाले हैं बेटा 64। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है और ये आपको एक मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे। आर जो है वो रिलेशन है जेड, जेड मतलब इंटीजर पे। डिफाइन कैसे किया है कि a माइनस बी इज इंटीजर, मतलब दोनों घर के बंदे आएंगे, दोनों को माइनस करेंगे, जहां पे आंसर इंटीजर आएगा वो आपका आर का पेयर बनेगा। अब यहाँ देखो बेटा, समझने वाली बात क्या है, रिलेशन किस पे बन रहा है जेड। अब मेरे पास जो दो घर है वो दोनों के दोनों जेड है, यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ भी इंटीजर है, ठीक है जी, और दूसरा घर है उसमें भी क्या है इंटीजर। अब मुझे क्या करना है, दोनों घर के नंबर माइनस करने हैं और आंसर क्या आना चाहिए इंटीजर, उन्हीं को मैं आर में लिखूंगा। अब देखो ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर, जब दोनों को माइनस करूंगा कोई भी नंबर उठा लूंगा, माइनस करूंगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा बेटा इंटीजर ही आएगा, मतलब सारे के सारे नंबर आ जाएंगे दोनों सेट से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, सिंस डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स, डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। ठीक है, तो दो इंटीजर को माइनस करो तो आंसर हमेशा क्या इंटीजर ही आता है, इसलिए बेटा इसकी जो डोमेन आएगी, तो इसलिए इसकी जो डोमेन होगी वो क्या आएंगे सारे के सारे इंटीजर, और रेंज है वो भी क्या आएगी सारे के सारे इंटीजर, क्योंकि जब भी माइनस करूंगा आंसर हमेशा क्या इंटीजर ही आना, तो फिर दोनों के सारे नंबर आए हैं तो डोमेन क्या बनेगी सारे इंटीजर, रेंज भी क्या बनेगी सारे के सारे इंटीजर। इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी यहीं खत्म होती है बेटा। और आज हम पढ़ेंगे बेटा एक्सरसाइज नंबर 2.3। एग्जाम के लिए ये एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है ना बेटा जो आते ही आते हैं आपको एग्जाम में। ठीक है, अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिए। पहला क्वेश्चन जो है विच आर द फॉलोइंग रिलेशन ऑफ फंक्शन। तो देखो बेटा रिलेशन क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर, मतलब आपको ब्रैकेट में दो नंबर दिए होंगे उसको आप क्या बोलते हो रिलेशन। ये देखो इस तरह से। अब पूछा गया इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है, गिव रीजन, उसका कारण दीजिए, अगर वो फंक्शन है तो उसकी डोमेन और रेंज बताइए। अब पहले तो समझेंगे रिलेशन और फंक्शन में अंतर क्या होता है। रिलेशन में भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, फंक्शन में भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, तो फिर इनमें फर्क क्या है वो देखते हैं। रिलेशन में बेटा क्या होगा, सॉरी फंक्शन में ये जो फर्स्ट एंट्रीज है ना ऑर्डर्ड पेयर की, ये सारी की सारी अलग रहती है। अगर फर्स्ट एंट्री सारी की सारी अलग है तो उसको क्या बोला जाएगा फंक्शन। अगर कोई भी दो फर्स्ट एंट्रीज सेम आ जाती हैं तो उसको क्या बोला जाता है रिलेशन। ये छोटा सा डिफरेंस है। अगर आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है तो आप कैसे पहचानोगे ये रिलेशन है या फिर फंक्शन है बेटा, फर्स्ट एंट्री चेक करेंगे, सारी अलग है तो फंक्शन, कोई दो मिल गई तो फिर वो रिलेशन बन जाएगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं बेटा रिलेशन कौन सा है फंक्शन कौन सा है। जैसे चलते हैं पार्ट 1 पर, ये फर्स्ट एंट्री देखो 2 5 8 11 14 17 सारी की सारी अलग है ना, तो इसका मतलब ये क्या है बेटा फंक्शन है। ठीक है, हियर फर्स्ट एंट्रीज जो पहली पहली एंट्रीज हैं वो क्या है डिफरेंट है, सारी की सारी अलग है, इसीलिए ये फंक्शन है, इट इज ए फंक्शन। अगर तो फंक्शन है बेटा तो डोमेन और रेंज दोनों बताना है, तो इसका जो डोमेन होगा क्या हो जाएगा, डोमेन होता है बेटा फर्स्ट एंट्रीज 2 5 8 11 14 17, फिर रेंज भी बताना है
रेंज होती है सेकंड एंट्रीज, 1, सारे के सारे 1 है तो बेटा यहाँ पे 1 नहीं आएगा, ठीक है। पार्ट 2 पे चलते हैं, फर्स्ट एंट्रीज चेक करेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 सारी की सारी अलग है, तो इसका मतलब इट इज ए फंक्शन, ठीक है। ये सेम लिखना है, ये फर्स्ट एंट्रीज आर डिफरेंट, ठीक है। इट इज ए फंक्शन, तो ये फंक्शन है बेटा। अगर तो फंक्शन है तो मुझे इसका डोमेन भी बताना है और रेंज भी बताना है। तो डोमेन होती है फर्स्ट एंट्रीज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। फिर आ गया रेंज। रेंज होती है सेकंड एंट्रीज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है बेटा वो मतलब फ्री का ही है, आपके पास कुछ करने की जरूरत नहीं है, फ्री के मार्क्स है। तीसरे पे चलते हैं, देखो फर्स्ट एंट्रीज 1 और 1 सेम होगी यहाँ पे, तो जब भी दो एंट्री सेम हो जाए तो इसको क्या बोला जाता है, इट इज ए रिलेशन। इट इज ए रिलेशन, इट इज ए रिलेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि फर्स्ट 2 एंट्रीज जो है यहाँ पे वो सेम आ गई। फर्स्ट 2 एंट्रीज आर सेम, ठीक है जी। तो पहले क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं था करने का, बस छोटा सा एक डिफरेंस समझना था रिलेशन और फंक्शन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 2 बेटा, इसके 2 पार्ट है, दोनों आपको किसी भी हाल में करने हैं, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा यही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, वो भी 5 मार्क्स में। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें डोमेन और रेंज फाइंड करनी है मुझे फंक्शन की। इस क्वेश्चन को बेटा मार्क कर लीजिए, एग्जाम में जो सेकंड पार्ट है ना 5 मार्क्स में पूछा जाता है, या तो ये या फिर इसी टाइप का क्वेश्चन, और इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बेटा वो यही वाला है। इससे पहले समझेंगे डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है फंक्शन का। यहां देखो बेटा, ये एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू 1/x, ठीक है जी। डोमेन क्या है कि यहाँ पे मैं कौन कौन सा नंबर डालूं ताकि मुझे यहाँ पे आंसर मिलते जाए। बात पूरी सुनिएगा, नंबर भी डालना है और आंसर भी मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि नंबर डाला और आंसर नहीं मिला। जो नंबर डालने से आपका आंसर मिल जाता है वो आपका डोमेन का मेंबर बन जाता है। यहाँ पे देखो, जैसे बेटा मैं 1 डालूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1/1 1 हो गया। 2 डाला तो बन गया 1/2, आ गया आंसर। 3 डालूंगा तो आ गया 1/3, तो ये भी डोमेन है, ये भी है, ये भी है। लेकिन अगर मैं 0 डालूं ये बनेगा 1/0, इसका आंसर नहीं आता, ये क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो 0 पे इसका आंसर नहीं है, तो इसका मतलब 0 जो है वो डोमेन का हिस्सा नहीं है। पहले बता रहा हूँ कौन सी वैल्यू डालेंगे ताकि आपको आंसर भी मिले। आंसर मिलना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि वैल्यू डाल दी और छोड़ दिया, आधी नॉलेज नहीं। वैल्यू डाली और इधर आंसर आना चाहिए। अगर आंसर नहीं आया तो वो डोमेन का हिस्सा नहीं है, तो ये नंबर डोमेन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो समझ आ गई डोमेन क्या होती है कि x के बदले में कौन कौन सा नंबर में डाल सकता हूँ ताकि मुझे आगे आंसर मिल जाए। अब चलते हैं बेटा रेंज पे। ये जो आपके आंसर आए ना x के वैल्यू डालने से 1, 1/2, 1/3, इन्हीं को बोला जाता है रेंज। तो डोमेन क्या है, कौन कौन सी वैल्यू आप डाल सकते हो, और रेंज क्या है बेटा, कौन कौन से आंसर आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो डोमेन में क्या होता है, कौन सी वैल्यू डालो ताकि आपको आंसर मिल जाए, वो डोमेन। और जो आंसर मिल रहे हैं उसको क्या बोला जाएगा, रेंज, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो बेटा इन क्वेश्चन को कैसे करना है। ये तो मैंने एक एग्जांपल थी सिंपल सी, यहां देखिएगा बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। f(x) दे रखा है बेटा मॉडुलस ऑफ x। देखिए जी, आप यहाँ पे x के बदले में कोई भी नंबर डालो, कोई भी दिमाग में सोचो, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका आंसर कभी रुकेगा ही नहीं। आंसर कब रुकता है बेटा, 1/x के केस में जैसे अभी बताया मैंने, ठीक है। रूट वाले में रुकता है वो, इस क्वेश्चन पे चलेंगे फिर बताएंगे। तो x की कोई भी वैल्यू डालो बेटा, आपका आंसर कभी नहीं रुकेगा, आपको कोई ना कोई नंबर आंसर में जरूर मिलेगा। जब कोई ना कोई नंबर आपको मिल रहा है तो इसका मतलब इसमें डोमेन क्या हो जाएगी, फिर रियल नंबर, मतलब सारे के सारे नंबर। क्योंकि हर नंबर पे आपको आंसर मिल रहा है तो डोमेन क्या बन जाएगी बेटा, सारे के सारे नंबर। अब थोड़ा सा इंग्लिश में इसको लिखना है, सिंस आपका जो f(x) है इज डिफाइंड, मतलब उसका आंसर आ रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। रियल नंबर क्या होता है, सारे के सारे नंबर, ठीक है। तो कोई भी नंबर उठा लो आपको आंसर मिल रहा है, तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन रहेगी वो हो जाएगी बेटा R, मतलब रियल नंबर, ठीक है।
तो ये फंक्शन देखो, आप देखकर ना आपको ही समझ आ जाएगी कि सारे वैल्यू के आंसर मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। ठीक है, अब चलेंगे रेंज पे। रेंज देखिएगा इसकी। अब देखो बेटा, ये मॉडुलस फंक्शन है। रेंज मतलब यहाँ पे जो आंसर आएंगे, ये मॉडुलस फंक्शन है। ये क्या करता है, माइनस का आंसर भी प्लस में देता है। ठीक है, तो बेटा ये मॉडुलस फंक्शन है, तो सिंस ये मॉडुलस फंक्शन है तो इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मुझे रेंज में यही देखना है कि यहाँ पे कौन से नंबर मिलेंगे मुझे। तो यहाँ पे कौन से नंबर मिलेंगे, हमेशा पॉजिटिव। सबसे छोटा नंबर 0 मिलेगा, माइनस कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है, ये माइनस को भी प्लस कर देता है। सबसे छोटा नंबर 0 मिलेगा और फिर 0 से ऊपर वाले नंबर मिलेंगे, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन ये तो बेटा माइनस मॉड एक्स है, जब यहाँ पे माइनस लगाऊंगा तो साइन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, -20 प्लस ∞, ये आ गया आपका 0। ये क्या कहता है, 0 से शुरू करो और 0 से पीछे। ये 0 से शुरू किया और 0 के पीछे क्या दिख रही है, -∞। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो हो जाएगी बेटा आपकी -∞ से लेके 0 तक। इक्वल्स टू का साइन है तो बड़ी ब्रैकेट, और इन्फिनिटी के साथ हमेशा छोटी ब्रैकेट लिखती है। ठीक है, क्लियर है इसकी बेटा डोमेन और रेंज का। ये डोमेन मतलब यहाँ पे कौन कौन सा नंबर डालूं, यहाँ पे आंसर मिल जाए, जो मर्जी नंबर डालिए आंसर आपको मिल जाएगा, इसकी डोमेन आर होगी। रेंज मतलब यहाँ पे कौन से आंसर आएंगे, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव नंबर आएंगे, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है, मैंने वही लिखा। लेकिन माइनस था बेटा, इसलिए साइन जो है वो रिवर्स हो गया और रेंज आपके सामने आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको मार्क कर लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले चलते हैं इसकी डोमेन पे। ठीक है जी, ये इसका सोल्यूशन आ गया। अब इसकी डोमेन क्या है पहले वो देखते हैं। डोमेन का मतलब यहाँ पे कौन से नंबर डालूं ताकि यहाँ पे आपका आंसर आ जाए। अब देखो बेटा, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने 4 डाला, 4 डाला, यहाँ क्या बनेगा 16। तो 9 - 16 क्या बनेगा, माइनस का 7। प्रैक्टिकल करके दिखाऊं तो ये इस तरह से बनेगा, √9 - 16 √7। और हमने बेटा क्लास 10th में पढ़ चुके हैं बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता है, वहाँ पे डी की वैल्यू इक्वल टू 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 होती है। लेस देन 0 के लिए क्या करते थे हम, जब माइनस का आंसर है तो लिखते हैं √r इमेजिनरी। क्यों लिखते थे, क्योंकि आगे जाके √d आता था। ठीक है, तो अगर बेटा रूट के अंदर माइनस का नंबर आ जाए तो वो वाला आंसर एक्सेप्ट नहीं होता, मतलब वो आंसर नहीं माना जाता। तो मतलब 4 जो है इसकी डोमेन का हिस्सा नहीं है। इस तरह से बेटा 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, बड़े सारे नंबर इसके डोमेन का हिस्सा नहीं है। अब इसको सॉल्व कैसे करना वो देखिएगा। पहले इसको मिटा लेता हूं। तो रूट वाले से मैंने क्या सीखा कि मुझे ये कंफर्म है बेटा, जिसके ऊपर रूट लग जाएगा उसका आंसर कभी भी 0 नहीं आने वाला। जैसे मॉडुलस फंक्शन है, मॉड लग गया तो आंसर कभी माइनस में नहीं आएगा, ये कंफर्म है, और यही लिख के चलेंगे। और रूट में भी क्या है, रूट लग गया तो आंसर कभी माइनस में नहीं आएगा, 0 आएगा या फिर पॉजिटिव। वही लिखेंगे यहाँ पे बेटा, सिंस fx इज डिफाइंड, मतलब इसका आंसर कब आएगा, 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका आंसर तभी आएगा जब इसका आंसर क्या रहेगा बेटा, आपको यहाँ तो 0 या फिर 0 से बड़ा, क्योंकि ये रूट के अंदर आ गया। अब 9 क्या होता है बेटा, 3 का स्क्वायर, अरे उल्टा क्यों पड़ गया, ये आ गया बेटा 3 का स्क्वायर माइनस x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a प्लस b, और यहाँ पे आ गया a माइनस b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बच्चों को बड़े सारी बार क्या होता है, टीचर क्या सिखा देता है, यहाँ पे भेजोगे एक बार 3 की वैल्यू +3, एक बार -3 और आंसर आ गया। काम चलाने के लिए ठीक है, लेकिन एक्चुअल कंसेप्ट क्या है बेटा, वो ये नहीं है। वो देखिएगा आप कि आपको कैसे पता चले कि डोमेन आपकी कितनी है और कितनी नहीं है बेटा। तो आपको टीचर लिखवा देगा -3 से लेके 3 के बीच में आपकी डोमेन है। और -3 से 3 के बीच में डोमेन है या नहीं, ये कभी कभी गलत भी हो जाएगा। इसका सही तरीका क्या है वो देखिए। यहाँ से बेटा x की 2 वैल्यू, एक तो -3 आएगी, एक +3 आएगी, वो तो कंफर्म हो गया। वो नंबर आपने ऐसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेने, यहाँ पे -70, ये +∞। ये सही तरीका करने का, क्योंकि कल को कोई भी डोमेन का क्वेश्चन आ गया, रेंज का आ गया, रेंज फाइंड करनी होगी तो बेटा इसी तरीके से फाइंड करनी है। हमें डोमेन फाइंड करनी है तो भी इसी तरीके से करनी है, जब भी इंटरवल्स आएंगे। अब देखो यहाँ बेटा इनका प्रोडक्ट जो है उसका आंसर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इंटरवल बन गया 1 2 3, यहाँ से एक वैल्यू उठाता हूँ, -3 से पीछे चले जाऊँ, क्या आएगा -4, 3 -4, क्या आंसर आएगा बेटा माइनस का। यहाँ -4 डाला तो प्लस हो गया, ये आंसर प्लस का आ गया। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, मतलब इसका आंसर क्या आने वाला है, नेगेटिव, मतलब लेस देन 0। लेकिन बेटा
इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये पोर्शन डोमेन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, फिर -3 से 3 के बीच में उठा लेते हैं बेटा, जीरो उठा लेते हैं, सबसे सिंपल वैल्यू। इधर क्या आएगा, प्लस का नंबर, इधर भी प्लस। तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया, तो ये नंबर डोमेन का हिस्सा है। फिर 3 से आगे चलेंगे, 4 उठा लेते हैं बेटा, तो यहाँ क्या बनेगा 7 प्लस का, यहाँ पे आएगा माइनस का 1, तो ये आएगा नेगेटिव। फिर से आंसर क्या आ गया आपका, नेगेटिव। लेकिन आंसर क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ पे भी आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसलिए ये वाला पोर्शन भी कट हो जाएगा। इसलिए आपकी जो डोमेन है, जो आपकी बेटा डोमेन है, वो आएगी -3 से लेके 3 के बीच में, और यहाँ पे आएंगी बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, ये वैल्यूज जो है वो आपके इंक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है। तो ये सही तरीका है आपका बेटा डोमेन लाने का। ठीक है, जो आप सीखते हो ना, वो काम चलाने के लिए ठीक है, बट परफेक्ट मेथड नहीं है। अब चलेंगे रेंज पे। अब रेंज कैसे फाइंड करनी है बेटा, रेंज फाइंड करने का एक तरीका है, लेट y इक्वल्स टू fx। इस तरह से पहले आपको लिखना है, जब भी आपको रेंज फाइंड करनी है तो क्या लिखना है, लेट y इक्वल टू fx। fx की वैल्यू डालेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। fx का आंसर देखो क्या था, रूट ऑफ 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ देखो बेटा, ये और ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब जो इसका आंसर होगा वही इसका होगा। अब ये रूट के अंदर है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब y का आंसर भी क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये तो आपको स्टार्टिंग में ही पता चल गया कि इसका आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, बड़ा जरूरी पॉइंट है। अब कुछ नहीं करेंगे बेटा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड सिंप्लीफाई करते जाएंगे, और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या बन गया, वाई स्क्वेयर 9 माइनस एक्स स्क्वेयर। शिफ्ट करेंगे एक्स स्क्वेयर यहाँ, इसको यहाँ पे, एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 9 माइनस स्क्वेयर, और x की वैल्यू रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वेयर। आप देख सकते हो ये वाला फैक्टर बेटा रूट के अंदर आ गया, तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। 9 क्या बन गया, 3 स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। a प्लस बी ए माइनस बी, 3 प्लस वाई और 3 माइनस वाई, क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फिर से इसको सॉल्व करेंगे हमारा हम, तो यहाँ पे दो वैल्यू निकल के आएंगे बेटा, सेम जैसे यहाँ पे निकली, -3 to 3। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो, सॉरी y की वैल्यू मैंने x लिखा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि y का सबसे छोटा आंसर क्या आएगा, जीरो। नेगेटिव तो कभी आना ही नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव आ गया इसलिए इसको छोड़ना पड़ेगा। तो इधर क्या आएगा, जीरो, इधर y लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू क्या है, y की, जीरो ही है। तो इसका मतलब आपकी जो रेंज निकली, रेंज वो निकलेगी बेटा 0 to 3, यहाँ भी बड़ा ब्रैकेट और यहाँ भी बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, इस तरह से बेटा डोमेन और रेंज जो है वो फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन में। तो रूट वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा, प्रोसीजर सेम रहेगा। ये असली तरीका है बेटा कि कैसे पता चलेगा ये डोमेन है या फिर नहीं है। बाकी काम चलाने के लिए ठीक है, दो वैल्यू निकले, -3 +3 वो चलेगा, लेकिन अगर आपको सीखना है अच्छे से डोमेन रेंज, तो इस वाले कंसेप्ट को याद रखिएगा। ठीक है, और एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन या फिर इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। बड़े आसान से क्वेश्चन है, छोटी क्लासेस के क्वेश्चन है ये पूरे। फंक्शन दे रखा है बेटा f(x) और आपको वैल्यू पता करनी है f(0) की। तो आपने क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना, x के बदले में 0 है ना, तो यहाँ भी x के बदले में 0 डाल दो। तो जब x के बदले में 0 डालूंगा क्या आएगा, 2 × 0 -5, तो आंसर आएगा -5, है ना छोटे बच्चों वाला काम। फिर x के बदले में 7 डाल देंगे, 2 × 7 -5, तो बनेगा 14 -5, तो ये आ गया आपका 9। फिर आ गया आपका -3, बनेगा 2 और -3 -5, तो ये बन जाएगा -6 और -5, और ये बन जाएगा आपका -11। बड़े आराम से इनके आंसर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सेम ही है। पार्ट 1 देखो, t(0). अब यहाँ पे देखो ये tc है, ये 0 है, तो मतलब c की वैल्यू 0 डालते हो। तो जब c की वैल्यू 0 डाल लगे, यहाँ पे ये तो पूरा 0 हो गया, तो सीधा आंसर क्या आएगा, 32। सेकंड पार्ट देखिएगा, यही कर देता हूँ, t(28). तो कंपेयर कर लो बेटा, यहाँ पे t के साथ c है, यहाँ पे 28 है, तो मतलब c के बदले में 28 डालना है। तो क्या बनेगा, 9 × 28 डिवाइडेड बाय 5 और प्लस का 32 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं डिवाइड करूं 28 को 5 से, जो एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लेते हैं।
28 को 9 से करेंगे, 280 में से 28 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 272, 62 गुंजा 252, ये 252 डिवाइडेड बाय 5 और प्लस का 32, इसका एलसीएम ले लूंगा तो 252 प्लस कितना आएगा 10 कैरी 1 15 1 16 160 डिवाइडेड बाय 5, ऐड कर देंगे 200 और 100 कितना हो गया 300, और उसके बाद में 50 और 60 कितना हो गया 110 112 मतलब 412 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है 300 हो गया 110 हो गया 410 412 डिवाइडेड बाय 5, इसको डिवाइड करना तो कर सकते हो 5 8 जा 40, 12 आ गया 5 2 जा 10 20, तो 5 4 जा 20, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा टी ऑफ 28 का। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, पार्ट नंबर 3, जिसमें बोला गया टी ऑफ -10, तो सी के बदले -10 डालेंगे तो 9 मल्टीप्लाई -10 डिवाइडेड बाय 5, और प्लस का आएगा 32, ये तो सीधे सीधे कट जाएगा 2 से, 9 2 से 18 माइनस का 18 प्लस 32 आएगा, तो कितना हो गया 14, वो भी प्लस का। और चलते हैं बेटा फोर्थ पार्ट पर, वैल्यू ऑफ सी व्हेन टी सी। देखो यहाँ पे टी सी पूरे की वैल्यू जो है वो 212 है। बच्चा क्या समझ लेता है इसको कि ये सी की वैल्यू दी हुई है, बेटा ऐसा नहीं है, पूरे टी सी का आंसर 212 है। तो टी सी की वैल्यू 212 और टी सी का फॉर्मूला यहाँ लिखूं अगर तो 9c अपॉन 5 प्लस 32 इक्वल्स टू 212, तो 9c डिवाइडेड बाय 5, इसको यहाँ भेजेंगे तो 212 में से 32 माइनस कर देंगे, 2 में से 2 गया 0, 11 में से 3 गया 8 और बन गया 180, तो यहाँ बन गया 9c डिवाइडेड बाय 5, तो c इक्वल्स टू 180 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9, ये 20 से कैंसिल और c इक्वल्स टू 100, ठीक है जी। वैल्यू ऑफ c पूछी वो आ गई। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये मतलब फालतू के क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू डालो और आंसर निकाल लो। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें आपको रेंज फाइंड करनी है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रेंज फाइंड करनी है। छोटे छोटे फंक्शन दे रखे हैं तो जल्दी से सॉल्व करते हैं बेटा। याद रखिएगा जब भी रेंज फाइंड करनी है तो आपको क्या लिखना है, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स। ये लाइन आप याद कर लीजिए, जब भी रेंज पूछे तो ये लाइन लिखिए, उसके बाद में यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू डाल दीजिए, और फिर नेक्स्ट काम क्या होता है, एक्स की वैल्यू निकालना है यहाँ से। ये पूरा यहाँ भेज देता हूँ, इसको यहाँ भेज देता हूँ, तो यहाँ पे आके प्लस का 3x, यहाँ बनेगा बेटा 2y, तो x का आंसर आ गया 2 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 3। और क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि आपका जो x है वो क्या है, ग्रेटर देन 0। ये देखिए अब ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये भी क्या रहेगा आपका y माइनस 2 अपॉन 3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ भेजूंगा तो 2 माइनस वाई ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब ये 2 यहाँ भेज देता हूँ, तो माइनस वाई ग्रेटर देन माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बनेगा y लेस देन 2, क्योंकि इनइक्वालिटी का रूल है, जब भी माइनस दोनों तरफ से कट करोगे आप तो ये रिवर्स हो जाएगी। नंबर लाइन बनाते हैं, अच्छे से समझाते हैं आपको। ये आ गया 2, क्या कहता है लेस देन 2, 2 के पीछे क्या है माइनस इन्फिनिटी, तो इसका मतलब जो रेंज है इसकी वो आएगी माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो छोटी ब्रैकेट, और इन्फिनिटी के साथ तो लगती हमेशा क्या है, छोटी ब्रैकेट है, ठीक है। चलते हैं बेटा पार्ट 2 पे। फिर से आपको रेंज फाइंड करनी है, तो लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये y आ गया, एफ एक्स की वैल्यू डाली, और फटाफट से x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। पहले 2 यहाँ भेजूंगा तो x स्क्वायर बन जाएगा, y माइनस 2 स्क्वायर यहाँ भेजूंगा तो x इक्वल्स टू अंडर रूट वाई माइनस 2। अब ये जनाब आगे रूट के अंदर, तो मुझे पता है जो रूट के अंदर आता है उसका आंसर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस 2 वहां जाएगा, तो y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है जी। बनाएंगे नंबर लाइन, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे आ गया 2, 2 से शुरू करेंगे 2 के आगे जाना है, तो ये 2 इसका आएगा दिख रहा आपको इन्फिनिटी, तो आपकी बेटा जो रेंज आ जाएगी वो आएगी 2 टू इन्फिनिटी, इक्वल्स टू का साइन है तो बड़ी ब्रैकेट, इन्फिनिटी के साथ हमेशा छोटी ब्रैकेट। चलते हैं बेटा पार्ट 3 पे, ये तो एक लाइन का काम है। क्या लिखना है, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स, और y इक्वल्स टू एफ एक्स का आंसर क्या है बेटा x, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी होती है, वो तो खुद ही निकल गई। आप देखो बेटा x और y दोनों बराबर है, मतलब जो x होगा वही y होगा। x क्या है आपका, बट x बिलोंग्स टू r, ये मुझे दे रखा है,
तो इसका मतलब y भी कहाँ बिलोंग करेगा, r में। तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, r मतलब रियल नंबर, मतलब सारे के सारे नंबर, ठीक है। और ये एक्सरसाइज इसके साथ यहीं पे खत्म हो जाती है बेटा। एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन की मिसलिनियस। एक ही वीडियो में पूरी की पूरी एक्सरसाइज कवर करेंगे बेटा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे आते हैं, वो भी आपको बताएंगे। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं बेटा। रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय, आपको यहाँ पे दो रिलेशन दे रखे हैं। एफ इस तरह से डिफाइंड है, दूसरा जी है। मुझे क्या पूछा गया कि इज ए फंक्शन, जी इज नॉट ए फंक्शन। इनमें से एफ फंक्शन है और जी मेरा फंक्शन नहीं है। तो डेफिनेशन क्या है बेटा, फर्स्ट एंट्रीज चेक करेंगे। अगर सारी की सारी अलग है तो फंक्शन, अगर कोई भी दो सेम होगी तो रिलेशन बनेगा, ठीक है। अब वैल्यू डालते जाएंगे और यहाँ पे आंसर निकालते जाएंगे। तो यहाँ देखो बेटा, पहले हम निकालते हैं फंक्शन एफ जो है उसके पेयर निकालते हैं। देखो 0 डालेंगे, 0 से 3 तक वैल्यू तो यहाँ डालना है। तो 0 पे आंसर क्या आ रहा है, 0 ही आएगा। फिर बेटा 1 डाला तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। 2 डालूंगा 4 हो जाएगा, 3 डालूंगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। जो वैल्यू डालूंगा जो आंसर है वो y है। अब डालूंगा बेटा 4 डालूंगा तो यहाँ पे आ जाएगी, कितना हो जाएगा 12, सॉरी हाँ 12 ही आएगा। 5 डालूंगा 15 हो जाएगा। 6 डालूंगा तो 18 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू डालनी है, 3 से लेकर 10 वाले नंबर यहाँ पे डालने हैं और 0 से 3 तक यहाँ डालना है। देखो बेटा यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। अब माइंड में ये भी आता है कि यार सर 3 को कहाँ डालें, कहीं भी डाल के देख लो। यहाँ 3 डालोगे तो 9, इधर 3 डालोगे 3 into 3 तब भी 9 ही आएगा, ठीक है, सेम ही बनेगा। 6 तक पहुंच गए थे। अब चलते हैं बेटा 7 पे क्या आएगा 21, 8 पे आएगा 24, 9 पे आएगा 27 और 10 पे आएगा 30। अब इसकी फर्स्ट एंट्री चेक कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारी की सारी अलग है। तो इसका मतलब f जो है वो फंक्शन है, ठीक है जी। क्यों है, क्योंकि फर्स्ट एंट्रीज आर डिफरेंट। दूसरा बेटा gx। अब यहां चलते हैं बेटा, 0 से लेकर 2 तक यहाँ वैल्यू डालनी है। 0 डालूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0 पे 0 आया, 1 पे 1 ही रहेगा और 2 पे बन जाएगा 4। नेक्स्ट चलते हैं बेटा 3 पे क्या बन जाएगा 9, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका 4, तो 4 पे आ जाएगा 12। फिर आ जाएगा 5 पे आ जाएगा 15। फिर आएगा 6 पे 18 आएगा। 7 पे आएगा 21, 8 पे आ गया 24, 9 पे 27 और 10 पे आ गया 30, ठीक है। अब यहाँ देखिए फर्स्ट एंट्री चेक करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारी की सारी अलग आ रही है। एक मिनट मैं ना चेक कर लेता हूँ जरा कि ये फंक्शन मैंने ठीक लिखा है या सेम ही कॉपी कर दिया। आई थिंक इसको मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, एक मिनट रुको। तो एक्चुअल में बेटा यहाँ पे मैंने इंटरवल गलत लिख दिए थे। यहाँ पे 0 से 2 था और यहाँ पे 2 से 10 था। तो 0 पे 0 आएगा, 1 पे 1 आएगा, 2 पे 4, फिर यहाँ पे फिर से 2 से शुरू करेंगे। 2 पे क्या आ जाएगा 6 आएगा। तो यहाँ पे 2 4 है, उसके बाद में क्या आएगा बेटा 2 6, ठीक है। फिर 3 पे क्या आएगा 9 आएगा, 4 पे 12, वो मैंने सारे के सारे यहाँ पे लिख दिए। आप देखो तो यहाँ पे इन दो में फर्स्ट 2 एंट्रीज क्या हो गई है, सेम हो गई है। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। और ये पूछा गया था, तो इसका मतलब g इज नॉट फंक्शन। तो इसके लिए बड़ा आसान सा कंसेप्ट रहता है बेटा, ऑर्डर्ड पेयर बनाइए, फर्स्ट एंट्रीज चेक करनी है, सारी की सारी अलग है तो आपका फंक्शन होगा। सेम आगे कोई भी तो फिर वो रिलेशन रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एफ एक्स दे रखा है, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। 1.1 फिर 1 और नीचे 1.1 -1। तो सबसे पहले सॉल्व करते आएंगे। एफ में पहली वैल्यू बेटा 1.1, तो इसका मतलब क्या है, जो आपको एफ एक्स दे रखा है वहां पे एक्स के बदले में 1.1 लिख दो। तो ये 1.1 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 1.21। दूसरा है एफ ऑफ 1। अब एक्स की 1 लिखूंगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। अब चलेंगे क्वेश्चन पे। एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1.1 -1। एफ ऑफ 1.1 इसका आंसर है 1.21 माइनस F1 का 1 और डिवाइड में
1.1 में से 1 माइनस किया तो आएगा 0.1, यहाँ बचेगा बेटा 0.21 और यहाँ डिवाइड में 0.1। ठीक है, अब इनके पॉइंट को हम हटा देते हैं तो यहाँ बनेगा 21 डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ डिवाइड में 1/10, ये बनेगा 21 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10/1, ये कट जाएगा। 21 को 10 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 2.1 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो पहले दो क्वेश्चन तो मतलब बहुत ही आसान है, बच्चों वाले क्वेश्चन। ठीक है, आप चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। ये डोमेन का क्वेश्चन है, मुझे मतलब कि इसमें डोमेन क्यों आ गई वो मुझे पता करनी है। और डोमेन का मतलब क्या है, सीधा सीधा कि x की कौन कौन सी वैल्यू मैं यहाँ पे डालूं ताकि मुझे यहाँ पे आंसर मिलता जाए। अब यहाँ समझिएगा बेटा, मान लीजिए अगर ये नहीं होता नीचे तो फिर x की जो मर्जी वैल्यू डालते हैं आपको यहाँ पे आंसर मिल जाना था, तो डोमेन हो जाती है इसकी r। लेकिन यहाँ पे बेटा क्या है, ये डिवाइड में आपको कुछ दे रखा है ना, फ्रैक्शन है। तो जब भी फ्रैक्शन आती है तो आपको ये देखना होता है कि डिवाइड में कहीं जीरो तो नहीं बन रहा। बस मुझे इतना ही चेक करना है कि डिवाइड में जीरो कहाँ कहाँ बन रहा है, वो वाले नंबर डोमेन में से हट जाएंगे। ठीक है, बाकी सारे के सारे नंबर ये एक्सेप्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे जीरो बन रहा है वो वाले नंबर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। बस इतना ही वेरीफाई करना है। तो जब भी बेटा आपका फ्रैक्शन में आता है तो बस आपने क्या करना था, डिवाइड वाले को चेक करना है कि इसका आंसर जीरो कहाँ बन रहा है। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट लिखूंगा मैं, यहाँ देखिए, सिंस fx इज डिफाइंड, मतलब fx का आंसर कब आएगा, जब तक ये वाला पोर्शन x² माइनस 8x प्लस 12 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये बता रहा था मैं कि जब तक यहाँ पे जीरो नहीं आता तब तक इसके आंसर आते जाएंगे, है ना। वही देखना है कि जीरो कब तक नहीं आता। तो यहाँ पे बेटा अगर इसको सॉल्व करूं, x², ये 12 बना तो ये बनेगा -6x माइनस 2x प्लस 12 इज नॉट इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बनेगा x माइनस 6, यहाँ भी लिखेंगे x माइनस 6 और यहाँ पे माइनस और सेंटर में क्या आ गया 2। ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू 0। x माइनस 6 दोनों में तो कॉमन आएगा, पीछे बचेगा x माइनस 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो मतलब x की वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू 2,6। ठीक है जी, मतलब जो मेरे x का आंसर है वो 2 और 6 नहीं होना चाहिए। अगर 2 और 6 आएगा तो ये 0 बन जाएगा। प्रैक्टिकली देख लेते हैं बेटा, 2 यहाँ पे डालूंगा अगर मैं तो बनेगा 4, यहाँ डालूंगा तो 16 प्लस 12, 12 4 16 माइनस 16, आंसर क्या हो गया 0। तो आप देख सकते हो बेटा 2 डालने पे इसका आंसर 0 हो गया, तो इसलिए 2 जो है इसकी डोमेन का हिस्सा नहीं है। इसी तरह से 6 डालूंगा तो भी 0 हो जाएगा, तो 6 भी इसकी डोमेन का हिस्सा नहीं है। मतलब इसकी डोमेन क्या है, सारे के सारे नंबर R, लेकिन 2 और 6 को छोड़ के। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन है वो क्या आ जाएगी, R माइनस 2,6, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो याद रखिएगा जब भी आपको फ्रैक्शन पूछी जाती है तो बस आपने देखना है कि डिनोमिनेटर का आंसर 0 कहाँ कहाँ बन रहा है, वो वाले नंबर माइनस कर देंगे डोमेन में से, बाकी सारी की सारी उसकी डोमेन बन जाएगी। ठीक है, चलते हैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें भी आपको दोनों क्वेश्चन में डोमेन और रेंज का पता लगाना है। निकालते हैं इनकी डोमेन और रेंज। तो यहाँ देखिए बेटा, ये वाला फंक्शन रूट के अंदर है। तो आपको अगर याद होगा, मैंने पहले भी रूट वाला क्वेश्चन किया था हमने, तो आपको वहाँ बताया था बेटा जो भी टर्म रूट के अंदर आती है उसका आंसर नेगेटिव का भी नहीं होता, मिनिमम आंसर 0 या फिर पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे वही लिखने वाला हूँ मैं, सिंस fx इज डिफाइंड, मतलब इसका आंसर कब आएगा, जब तक ये x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चलेगा। ठीक है, तभी इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये जो रूट के अंदर बैठा है इसका आंसर मिनिमम 0 या फिर प्लस में आना चाहिए। -1 को मैं इधर भेज देता हूं तो x का आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये बन गई नंबर लाइन, ये माइनस इनफिनिटी, ये प्लस इनफिनिटी, यहाँ आ गया 1। तो इसका डोमेन देखिएगा क्या होगा, क्या कह रहा है, 1 से शुरू करना और आगे जाना। ये 1 है और इसका आएगा दिख रहा है इनफिनिटी, मतलब 1 to इनफिनिटी। इक्वालिटी का साइन है तो बड़ी ब्रैकेट, और इनफिनिटी के साथ हमेशा छोटी ब्रैकेट। अब चलते हैं बेटा रेंज पे। रेंज फाइंड करने का तरीका क्या है बेटा, लेट y इक्वल्स टू fx। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, कम से कम एक स्टेप तो आपका ठीक होगा। fx की वैल्यू डालेंगे, y इक्वल्स टू रूट ऑफ x माइनस 1, स्केलिंग बोथ साइड, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है मुझे।
तो यहाँ बनेगा बेटा वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स माइनस वन। ठीक है, अब माइनस वन यहाँ भेजूंगा तो x का आंसर क्या बन जाएगा, वाई स्क्वेयर प्लस वन। अब यहाँ देखो बेटा x का आंसर क्या है, बट x जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू वन, यहाँ से पता चला मुझे। तो ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब वाई स्क्वेयर प्लस वन, इसका आंसर भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू वन, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। जो x का आंसर होगा वही इसका होगा। वन वहाँ जाएगा तो जीरो हो गया, तो वाई स्क्वेयर क्या बन गया, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो y का आंसर क्या आ गया बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नंबर लाइन बनाते हैं यहीं पे, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे आ गया जीरो। तो ये कहता है जीरो से शुरू करिए और आगे जाइए। तो यहाँ देखो बेटा ये जीरो है, उसके आगे क्या इन्फिनिटी, तो इसका जो रेंज बनेगा वो आएगा जीरो टू इन्फिनिटी। जीरो के साथ बड़ा ब्रैकेट और इन्फिनिटी के साथ छोटा ब्रैकेट आएगा। जीरो के साथ बड़ा ब्रैकेट इसलिए क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन था। ठीक है, हर चीज का पता होना चाहिए। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। सबसे पहले इसका डोमेन निकालते हैं। ठीक है जी, डोमेन। अब देखो यहाँ पे बेटा x की कोई भी वैल्यू डालो यहाँ पे, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी आपका आंसर जो है वो ऐसा नहीं होगा कि कोई वैल्यू डाली और आंसर नहीं आया। तो जब हर एक वैल्यू पे आपको आंसर मिल रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, रियल नंबर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिंस f(x) इज डिफाइंड, मतलब f(x) का आंसर आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। मतलब जितने भी नंबर हैं दुनिया के, कोई भी यहाँ पे डाल दो आपको आंसर मिल जाएगा। और इसी को तो डोमेन कहते हैं। नंबर डालेंगे और सामने आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल R, मतलब रियल नंबर। अब चलेंगे रेंज पे। ठीक है जी, रेंज में देखिएगा बेटा, लेट y इक्वल टू f(x) और y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस वन। अब यहाँ देखो बेटा, मतलब जो इसका आंसर होगा वही इसी का आंसर होगा। अब ये फंक्शन मेरा मॉडुलस फंक्शन है, ये मॉड के अंदर है, तो इसके आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे या फिर जीरो। मतलब सबसे छोटा आंसर जीरो होगा, उसके बाद में प्लस वाले, माइनस वाले कभी नहीं देगा। ठीक है, सिंस ये जो मॉड ऑफ x माइनस वन, ये आपको हमेशा क्या आंसर देगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर इसका आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो ये y के बराबर है, तो y भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये मेरी आ गई नंबर लाइन, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये आ गया जीरो। जीरो और उसके आगे क्या, इन्फिनिटी। तो इसका रेंज जो है वो बन जाएगा जीरो से लेके इन्फिनिटी। ठीक है जी, इक्वलिटी का साइन है जीरो पे, इसलिए बड़ी ब्रैकेट, और इन्फिनिटी पे हमेशा छोटी ब्रैकेट लगती है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा डोमेन रेंज के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे, और इसको मैं मार्क कर देता हूँ बेटा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में भी पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ मुझे रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि फंक्शन क्या है। इसको अगर मैं सीधा करके लिखूं तो ये बनेगा f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये इस तरह से क्वेश्चन जो है वो आपको दे रखा है। ठीक है, इसी को बेटा इस तरह से लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना कभी भी ऐसा आ जाए। अब देखिए क्या करेंगे, रेंज फाइंड करनी है ना। रेंज क्या करते हैं, रेंज फाइंड करने के लिए लेट y इक्वल्स टू f(x). पहला स्टेप क्लियर है। फिर y इक्वल्स टू f(x) की वैल्यू एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर। इसको यहाँ भेजूंगा, y टाइम 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस y टाइम एक्स का स्क्वेयर, और यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर वाले एक तरफ कर लेंगे, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई एक्स स्क्वेयर। अब आप सोचोगे सर कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा, तो जब भी आप रेंज फाइंड करते हो ना तो वहां से x की वैल्यू निकालनी होती है। तो मैं x की वैल्यू निकालने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। y इक्वल्स टू बेटा एक्स स्क्वेयर आ गया कॉमन, पीछे बचेगा 1 माइनस वाई। इसको यहाँ भेजूंगा तो डिवाइड, तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। तो x इक्वल्स टू अंडर रूट, स्क्वेयर को वहां भेजा तो रूट बन जाएगा। ठीक है जी, अब देखिएगा रेंज कैसे निकालनी है। अब ये पूरी की पूरी टर्म है ना, ये रूट के अंदर है, तो हमने पढ़ा बेटा जो टर्म रूट के अंदर हो जाती है उसका आंसर क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसमें कोई एतराज तो नहीं, ये तो बेसिक चीज है। रूट के अंदर तो आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो।
आगे सुनिए बेटा, यहाँ पे डिनोमिनेटर भी है, ठीक है। तो ये जो डिनोमिनेटर दिख रहा है आपको 1 माइनस वाई, इसका आंसर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। कैसे हो देखो, इसका आंसर माइनस में नहीं मैं ले सकता क्योंकि रूट के अंदर है, माइनस हट गया। 0 नहीं ले सकता क्योंकि डिवाइड में है, अगर 0 हो गया तो ना डिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए माइनस भी हट गया, 0 भी हट गया, तो पीछे क्या बच गया, ग्रेटर देन 0। क्लियर है। इसको यहाँ भेजता हूँ बेटा, तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा तो 0, यहाँ पे 1 इधर भेजूंगा तो माइनस वाई ग्रेटर देन -1, ये रहेगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस माइनस कैंसिल तो y लेस देन 1। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं और आपकी रेंज लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी जो रेंज हुई, रेंज इक्वल्स टू y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। दूसरा तरीका अगर लिखना चाहते हो तो रेंज जो है आपकी वो हो जाएगी 0 से लेके 1 तक। 0 के साथ बेटा इक्वल टू है, इक्वलिटी का साइन है इसलिए बड़ी ब्रैकेट, यहाँ पे नहीं है तो छोटी ब्रैकेट। ये लिखिए या ये लिखिए, बात एक ही है। एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जेके बोस के बच्चों, इसको ध्यान से करिएगा। अब चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 पे। बड़े आसान से छोटे छोटे क्वेश्चन है, देखेंगे इनको कैसे सॉल्व करना है बेटा। f और g दो फंक्शन दे रखे हैं, r2r किस तरह से डिफाइंड है, fx जो है उसका आंसर x+1 है, gx का 2x-3 है। फाइंड करना है f+g, f-g और f/g। बड़ा आसान सा काम बेटा। सबसे पहले देखो f+g, अब फंक्शन है ना, इनको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो आंसर दे रखा है ना, ऐसे समझ लीजिए यहाँ पे fx का और gx का, इसमें मेरे पास x नहीं है तो फिर x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बन जाएगा fx प्लस g ऑफ x। fx का आंसर x+1 और gx का 2x-3, तो बन जाएगा 3x और माइनस का 2, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। बड़ा आसान सा काम है। आगे देखो बेटा, f माइनस जी, यहाँ भी x नहीं है तो पहले x से मल्टीप्लाई करो, बनेगा fx माइनस g ऑफ x। f का आंसर x+1 माइनस gx का 2x-3, तो ये बन जाएगा बेटा x+1 माइनस 2x+3, बन जाएगा ये -x+4, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट पर चलते हैं, f/g, x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, fx डिवाइडेड बाय gx। fx का जो आंसर है वो कितना है बेटा, x+1 और gx का है 2x-3। ठीक है, आंसर तो आ गया, लेकिन बेटा ये वाला फैक्टर जो है वो डिवाइड में है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 2x-3 इज नॉट इक्वल्स टू 0, या फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या आएगी 3/2। तो ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, एक ही बात है, क्योंकि डिवाइड में है तो ये वाला फैक्टर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 पे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, इसको मार्क कर लेना है। f(1) पहले देखो इसको लिखना कैसे है। इसका क्या मतलब है, f के साथ 1 लगाऊंगा तो आंसर क्या आया 1। इसका मतलब है f के साथ 2 लगाया तो आंसर कितना आया 3। पहले तो इसको समझिएगा, ठीक है, ये पेयर्स कैसे सॉल्व होते हैं। उसके बाद में बेटा fx का आंसर आपको दे रखा है, क्या है वो, fx इक्वल्स टू ax प्लस b। अब ये क्या है f1, ये है fx, तो यहाँ पे क्या करता हूँ बेटा, x का मतलब 1 डाल देता हूँ, है ना, तो f1 क्या बन जाएगा आपके पास, तो f1 का आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे 1 आएगा तो a प्लस b और इक्वल्स टू में 1। ये fx है, ये f(2) है, तो मतलब x के वैल्यू में 2 डालना, जब 2 डालूंगा तो इधर क्या बनेगा 2 टाइम a प्लस b, तो इसके वैल्यू में क्या आया 2 टाइम a प्लस b और इक्वल्स टू में क्या आएगा 3 आएगा। दो इक्वेशन बन गई बेटा, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, दोनों को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। यहाँ पे 3 और यहाँ पे आ गया 1, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये कट जाएगा तो a का आंसर आ गया 2। अब a की वैल्यू कहीं भी डालिए बेटा, फर्स्ट में डालिए, इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लेते हैं, ठीक है, तो पुट कर लेते हैं a इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। यहाँ पे डालेंगे a की वैल्यू 2 तो क्या बनेगा 2 प्लस b इक्वल्स टू 1, तो b का आंसर आ जाएगा बेटा -1। ठीक है जी, और a और b की वैल्यूज मुझे पता लगानी थी, बस कंफ्यूजन यहाँ पे रहती है बेटा। पहले तो पेयर कैसे खोलते हैं वो देखिएगा। fx दे रखा है आपको, यहाँ पे 1 है तो x में 1 डालो, क्या आंसर आया a प्लस b, यहाँ लिख दो। यहाँ f(2) है तो 2 डाल के देखो क्या आंसर आता है 2 टाइम a प्लस b, तो इसके बदले में ये आ गया। दो इक्वेशन बन गई, बाकी तो 10th क्लास का कंसेप्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा।
चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक लंबी सी स्टेटमेंट आपको दे रखी है, लेकिन आंसर जो है बड़ा ही छोटा है इसका, ठीक है। सिर्फ यस नो में बताना है, इसको जस्टिफाई भी करेंगे। ये ए दिया, बी दिया, एफ मुझे दे रखा है। पूछा गया क्या एफ रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, तो फर्स्ट एंट्री चेक करेंगे 1 2 3 4 2। तो यहाँ देखो बेटा रिपीट होगी, तो इसका मतलब एफ जो है वो रिलेशन है, ठीक है। कॉज फर्स्ट टू एंट्रीज आर सेम, इसलिए मेरा जो एफ है वो एक रिलेशन है, ठीक है जी। जस्टिफाई करना था बेटा, बता दिया। पार्ट 2 में क्या बोला गया, क्या एफ फंक्शन है, नो, इधर यस भी लिख लेना। क्यों, क्योंकि फर्स्ट टू एंट्रीज आर सेम, पहली दो एंट्री सेम है इसलिए ये फंक्शन नहीं है, और पहली दो एंट्री सेम है इसलिए ये रिलेशन है, ठीक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो इतनी लंबी है, लेकिन आंसर क्या था बेटा, कुछ वर्ड्स में खत्म हो गया। अब चलते हैं बेटा इस एक्सरसाइज के लास्ट दो क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट दो क्वेश्चन पे। ये भी आसान से क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। कहता है एफ जो है वो सबसेट है जेड क्रॉस जेड का। कैसे डिफाइंड है, ए बी कॉमा ए प्लस बी, ए बी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। इस तरह के पेयर इसमें आएंगे। क्या फंक्शन है जेड टू जेड, जस्टिफाई करिए आंसर। एग्जाम्पल से करते हैं बेटा। मान लेते हैं ए को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 2 और बी की वैल्यू ले लेता हूँ 6, ठीक है जी। तो मेरे पास पेयर क्या बन जाएगा, ये देखो ए और बी मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 6, पहला आएगा मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट में क्या है अगला नेक्स्ट ए प्लस बी, तो 2 प्लस 6, तो कुल मिला के पेयर क्या बन गया मेरे पास 12, 8, और ये पेयर कहाँ का है, एफ, ठीक है ना। क्योंकि इंटीजर लेने हैं ना, ए और बी मैंने इंटीजर लिए, तो ये वाला पेयर कहाँ आएगा, एफ में आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ए की वैल्यू 3 ले लेते हैं, बी की वैल्यू 4 ले लेते हैं। क्या बनेगा पेयर 3 क्रॉस 4, और यहाँ पे 3 प्लस 4 बन गया 12, 7, और ये भी कहाँ चला जाएगा, एफ के अंदर, है ना, क्योंकि दोनों इंटीजर हैं। अब यहाँ देखो बेटा ये दो पेयर हैं एफ के, दोनों की फर्स्ट एंट्रीज क्या है, सेम है, तो इसका मतलब ये फिर रिलेशन है, फंक्शन नहीं है, ठीक है जी। सिंस फर्स्ट एंट्रीज आर सेम, पहली एंट्रीज सेम है, इसीलिए आपका जो एफ है इज नॉट ए फंक्शन, वो फंक्शन नहीं है। ऐसे बड़े सारे नंबर आने थे बेटा, लेकिन हमने वही एग्जांपल चूज करनी, यहाँ पे गलत हो जाए, ठीक है। चलते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन पे। ए मुझे दे रखा है, फंक्शन है ए टू एन, कैसे डिफाइंड है, एफ एन का मतलब हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, रेंज फाइंड करनी। अब यहाँ देखो बेटा पहला नंबर क्या है 9 के अगर मैं फैक्टर बनाऊँ, यहाँ करके दिखाता हूँ, 9 के फैक्टर 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3, तो फैक्टर कौन सा लेना है जो सबसे बड़ा होगा, तो इसमें तो सारे 3 हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा 3। एफ 10 के अगर फैक्टर में आएंगे तो क्या आएगा 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, तो बड़ा फैक्टर लेना है क्या है 5। एफ 11 ये तो बड़ा फैक्टर 11 ही रहेगा। एफ 12 3 आएगा बड़ा फैक्टर। एफ 13 ये तो 13 ही रहेगा, ठीक है जी। तो ये बन गया आपके पास पेयर। तो मुझे इसकी रेंज फाइंड करनी थी, तो पहले बेटा मैं यहाँ पे पेयर बना लेता हूँ। क्या क्या आएंगे पेयर, 9 का किसके साथ आया 3 के साथ, 10 का आ गया 5 के साथ, 11 का आ गया 11 के साथ, 12 का आ गया 3 के साथ, और 13 का आ गया 13 के साथ। मुझे फाइंड करना था रेंज, तो रेंज क्या होती है बेटा सेकंड वाली एंट्रीज। तो सेकंड वाली एंट्रीज क्या है 3 5 11, फिर से क्या आया 3 और 13, 3 5 11 3 और 13, ठीक है जी। और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है यहीं पे खत्म हो जाती है बेटा। कुछ 2-4 क्वेश्चन इसमें से हैं डोमेन रेंज वाले, जैसे क्वेश्चन नंबर 6, वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत और पूछे भी जाते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।